हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। आपको ये पता चल सकता है कि आपने पॉलिटी का जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा और कितना आपने समझा है। आप क्वेश्चन ठीक कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप में कुछ कमी है तो आप उसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। लेकिन ये एश्योरेंस मैं आपको देता हूं कि अगर ये 20 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, आपने इजिली इनको सोल्व कर लिया, तो आपका जो भी पार्ट है, पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इसके टॉप 20 क्वेश्चन हम लोगों ने क्रिएट किए हैं और अगर आप लोगों ने ये 20 के 20 क्वेश्चन ठीक कर लिए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका अगर यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम में आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप 100% उसको सही कर लोगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर साथ साथ देने की कोशिश कीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, सबसे पहले जो आपको पॉइंट देखना आना वो है नहीं है। कई बार क्या होता है, हम लोगों ने जैसे ऐसे देख पढ़ लिया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही, बस इतना ही हम लोग देख लेते हैं और नहीं को नहीं देख पाते, जिसके कारण क्या होता है फिर गलत हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। पहले पढ़िएगा, क्वेश्चन पहले पढ़िएगा आराम से। डायरेक्ट आप अगर आंसर फ्रेम कर लोगे ना दिमाग में, फिर आप दूसरे ऑप्शंस के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो पहले पढ़िएगा। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद दिया गया था। थर्ड वन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। फोर्थ, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया गया था। तो 1773 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा और कौन सा कथन सही नहीं है, सोच लीजिएगा। इसका आंसर आपका आएगा ए, ऑप्शन ए। क्यों आएगा? देखिए, ये सारी चीजें हुई थी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने और ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक प्राइवेट कंपनी थी। जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट को यह पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतने बड़ा मार्जिन कमा रही है, इतना ज्यादा मात्रा में लाभ अर्जित कर रही है, तो उनको यह लगा कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ रेगुलेशन लगाना चाहिए। अब रेगुलेशन लगाने के क्रम में उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने वैधानिक तरीका अपनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो लोग चले और वो लोग एक एक्ट लेके आए जिसका नाम दिया गया रेगुलेटिंग। रेगुलेट का मतलब क्या करना? विनियमन करना, किसी चीज को कंट्रोल करना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाए। ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए है क्योंकि कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हुई थी। इसका प्रस्ताव किया गया था कि भाई एक सर्वोच्च न्यायालय बनेगा, बट इसकी स्थापना हुई थी 1774 में। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका है। इसकी अगर हम लोग व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देखिए, एक सत्य नहीं है क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पेस के मुख्य न्यायाधीश थे। ये आपको याद होना चाहिए, ये फैक्ट आपके टिप्स पर होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछता है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी हो। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया था। पहले क्या होता था, मद्रास के अंतर्गत भी एक गवर्नर आता था और मुंबई के लिए भी एक गवर्नर ऑफ जनरल आया, लेकिन उन सबको फिर ऐड करके एक उनके ऊपर सुप्रीम बिठा दिया गया जिसको नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, और पहला कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए पहली बार प्रयास किया गया था। ठीक। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कौन सा? पहला का आपको देखना सही पूछा या गलत पूछा, तो इन्होंने पूछा सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए,
इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया, जिसे व्यापार संबंधी प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। राजनीति संबंधी प्रबंधन का कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिया गया। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। देखिए, अब आपको मैं एलिमिनेशन मेथड सिखाता हूं। मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, अब इस क्वेश्चन में आपको हवा ही नहीं है कि पता ही नहीं कि क्या तो पूछ लिया है, क्या जंजाल पूछ लिया, मेरे को कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, अब कैसे आप इसका आंसर निकालेंगे? पहले इसके आप ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन देखो, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 1, 2, 3, 4। इन्होंने पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो चारों तो गलत हो नहीं सकते, तो डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। तो कोई भी अगर क्वेश्चन बनाता है तो चारों तो गलत के पर्पज से तो नहीं बनाएगा। हाँ, तीनों ठीक हो सकते हैं, चारों ठीक हो सकते हैं, पर चारों कभी भी गलत नहीं हो सकते, ये आप 100% श्योर मान के चलो। अब बच गया आपके पास 3 ऑप्शन। अब देखिए, पहला, इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। अब एक आपका ए भी सही है, सी भी सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया, जिसका व्यापार संबंधी प्रबंधन का कार्य सौंपा गया था। देखिए, व्यापार संबंधी जो संबंधन का कार्य था ना, वो सौंपा गया था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और जो राजनीति संबंधी का जो कार्य सौंपा गया था वो सौंपा गया था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बस यही उल्टा पुल्टा दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 और 3, ये दोनों गलत है। 2 और 3 इसके दोनों गलत है, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। कथन 2 और 3 सही नहीं है, वो मैंने बता दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो काम सौंपा गया था, वो काम सौंपा गया था व्यापार के लिए। ठीक है, और राजनीतिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम सौंपा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, अब आगे, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम द्वारा इसकी सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। यह भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो 1773 में एक 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की गई, लेकिन इस अधिनियम ने उसको क्या किया? 4 से घटाकर 3 कर दिया, और जो मेन पावर थी वो किसके हाथ में दे दी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में दे दी। ठीक है, इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटिश संसद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इस विधेयक को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब यूपीएससी कभी ना कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेगी कि 1784 के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनका नाम था पिट द यंगर। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। 1793 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं? चार्टर अधिनियम के नाम से। देखिए, ये सारे ही, ये तो खैर इजी क्वेश्चन है, चारों के चारों जो भी आपके अधिनियम थे, ये सारे के सारे चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही माने जाते हैं, क्योंकि उपरोक्त जितने भी आपके अधिनियम चार्टर है 1786 और 1857 के बीच ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामले में 4 प्रमुख चार्टर अधिनियम पारित किए, जिनमें से आपका क्या था? एक तो 1773 का था, एक 1793 का था, एक 1813 का था, 1833 का था और 1853 का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट राइट। दूसरा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये देखिए, कहीं भी आपको अगर एक्सेसिव वर्ड देखने को मिल जाए, अगर कोई ऐसा वर्ड देखने को मिल जाए जो बड़ी बढ़ा चढ़ाकर बात कह रहा हो, जैसे मान लो आपको यहां पर दिख जाए अत्यधिक, या आपको दिख जाए एकाएक, या आपको दिख जाए यहां पर पूर्णतः, ठीक है, या आपको दिख जाए टोटल, कंप्लीट, इस तरह के वर्ड अगर आपको दिख जाए तो आप उसको मान के चलिएगा कि 99% वो स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी, क्योंकि वो जानबूझकर वो वर्ड उसमें पुट किया गया, क्योंकि वो लाइन वहां पर वो चीज बनती नहीं थी, उसको जानबूझ के पुट किया गया ताकि क्वेश्चन बन सके। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य
जो कानून का जानकार था उसको नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था? लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। ठीक है। फोर्थ, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये भी आपका सही है। ठीक है। तो लॉर्ड जो हेस्टिंग था वो बना था इसमें। तो इसमें खैर यही डेफिनेशन है, एक्सप्लेन कर रखी है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय और चीन पर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखा गया। देखिए, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी थी, उस टाइम पर क्या होता था, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते थे ना, वो इकट्ठे होकर एक कंपनी बना लेते थे। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल अंग्रेजों ने कंपनी बनाई। डच कंपनी भी भारत में आई, पुर्तगाली कंपनी भी भारत में आई, फ्रेंच कंपनी भी भारत में आई। तो केवल अंग्रेजों ने कंपनी बनाई थी ऐसा नहीं था। सारे जो भी कंट्री होते थे उस टाइम पे इसी तरीके से व्यापार करते थे। इनका मेन पर्पस क्या होता था? 4-5 लोग इकट्ठा होते थे, पैसा लगाते थे और विदेशों के साथ व्यापार करते थे। अब व्यापार करने के क्रम में कई बार फायदा होता था, कई बार नुकसान होता था, और कई जो सरकारें होती थी वो उस व्यापारी कंपनी को सपोर्ट करती थी और कई नहीं करती थी। अंग्रेजों को काफी सपोर्ट किया वहां की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इसलिए जो कंपनी थी वो धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापारी बनकर आए, फिर वो यहां पर क्या मर गए, मालिक बन गए। ठीक है ना। यहां पर वो क्या कर चलाने लगे, अपनी गवर्नमेंट चलाने लगे। तो इस तरीके से चीजें हुई। लॉर्ड मैकाले को पहले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में पहले लॉ कमीशन का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। मैंने हेस्टिंग बोल दिया गलती से। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने 1833 के एक्ट के तहत। इसके बाद 1833 के एक्ट में ही भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है। फोर्थ, 1833 का जो चार्टर एक्ट था वह प्रावधान करता था कि कंपनी के प्रदेशों में, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितना भी एरिया आता था उनको नाम दे दिया गया था कंपनी के प्रदेश। कंपनी के प्रदेश के रहने वाले किसी भी भारतीय को धर्म, वंश, रंग या जन्म के आधार पर कंपनी में किसी पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। मतलब 1833 का जो एक्ट आया था उसमें कहीं ना कहीं इक्वेलिटी लाने की बात कही गई थी, बट जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जिसके हाथ में जो पूरा राजनीतिक कार्यक्रम उनके हाथ में था, तो उन्होंने इसको मना कर दिया था कि वो इक्वेलिटी को पक्षधर नहीं थे, क्योंकि वो भारत के लोगों को अपने से बहुत नीचा मानते थे, बहुत कमजोर मानते थे। ठीक है। इसलिए उन्होंने ये पास नहीं होने दिया। ठीक है। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1853 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, नहीं है के बारे में पूछा है। पहला, चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। ये हम लोग पढ़ चुके, बिल्कुल सही। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे था। अब आप ऐसे याद कर सकते हो, लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे था। और लॉर्ड डलहौजी को किस लिए माना जाता है कि इन्होंने जो सिविल सर्विस है उसके लिए ओपन एंड फेयर जो भर्ती प्रक्रिया थी उसकी स्टार्टिंग की, डाकघर की शुरुआत की, डाक सिस्टम की, टेलीग्राम की शुरुआत की, उसके अलावा रेलवे को व्यवस्थित तरीके से बिछाया। तो ये काम किया लॉर्ड डलहौजी ने। थर्ड वन, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया। ये भी सही है। फोर्थ, इस अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की। ये गलत है भाई। 1853 में तो आप ये सोच ही नहीं सकते थे कि भारत में जो लोग हैं उनको बजट पर बहस करने के लिए स्वतंत्रता दे दी गई थी। ये गलत है। ये हुआ था आपका 1892 का जो एक्ट आया था उसके अंतर्गत बजट पर बहस करने की पहली बार स्वतंत्रता दी गई थी भारतीयों को। ठीक है। चलिए, इसका जो डेफिनेशन, जिसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है। खैर इसमें कोई ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये पढ़ सकते हैं आप कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद अस्तित्व में आया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इस विधान परिषद ने लघु संसद की तरह कार्य किया। ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है कि किस एक्ट में पहली बार लघु संसद की अवधारणा को धरातल पर उतारा गया? तो 1853 का जो एक्ट था, ठीक है, उसमें। दूसरा जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो ये कि इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि प्रारंभ किया गया।
मतलब कि भाई जो लोकल लोग हैं उनको भी विधान परिषद में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया 1853 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारत शासन अधिनियम 1858, बस इसकी पृष्ठभूमि समझ लो आप। 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेजों ने देख लिया कि भाई अगर भारतीय जो हैं एकजुट हो गए तो वो हमें कभी भी यहां से निकाल सकते हैं। तो पहला काम जो था वो था कि भाई फूट डालो और राज करो। दूसरा काम ये था कि भाई जो फौज है उसमें आप बंटवारा करो, अहीर रेजिमेंट बनाओ, जाट रेजिमेंट बनाओ, सिख रेजिमेंट बनाओ, अलग अलग रेजिमेंट बनाओ, ताकि क्या है यूनिफिकेशन आ ही ना सके, एकता आ ही ना सके। ठीक है। तीसरा काम जो उन्होंने किया, तीसरा काम किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भाई बहुत हुआ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चोचला अभी तक चला हुआ था इसको खत्म करो, और हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा जो हमारी सम्राज्ञी है, जो हमारी विक्टोरिया जो हमारी क्वीन है, वो अब सीधे सीधे तौर पर भारत का शासन चलाएगी। ठीक है, तो इसमें सीधी सीधी ये कुछ बातें कही गई। अब देखते हैं इसमें। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव के लिए एक पद का सृजन किया गया। बिल्कुल, एक स्टेट सेक्रेटरी का पद बनाया गया, क्योंकि रानी तो खुद चलाएगी नहीं, तो रानी को चलाने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो वो दिया गया आपका राज्य सचिव को। सेकंड, कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था बनी रही। भाई क्या मजाक है, जब अगर कंपनी ही नहीं रही तो काहे का तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस चीज का। तो ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा, यहीं से आंसर आपका निकल जाएगा। देखो, अगर सेकंड आपका गलत हो जाता है, सेकंड आपका गलत हो जाता है तो पहला सही है आपका, सेकंड अगर गलत है तो ए और 4 गलत हो गए, तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी सही है। चौथा देखिए, चौथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम वायसरॉय बने, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1858 में कौन था फेमस, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था जिसको 1857 में अपॉइंट किया गया था, 1858 में भी वही रहा, क्योंकि उसने बड़े अच्छे तरीके से 1857 के विद्रोह को दबाया था। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 और 3, 1 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। 1858 में कंपनी को समाप्त कर दिया गया, भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को नहीं लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, भारत में एक राज्य सचिव का पद क्रिएट किया गया। ठीक है, और भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण की संपूर्ण शक्ति किसको दे दी गई, राज्य सचिव को दे दी गई। राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। ठीक है, गवर्नर जनरल का जो पद था उसको वायसराय कहा जाने लगा। अब कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन ये चलाया गया। तो सिंपल है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस नई व्यवस्था का प्रारंभ महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ हुआ, जिसकी घोषणा इलाहाबाद में आयोजित एक विशेष दरबार में 1 नवंबर 1858 में की गई। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस ये कह सकता है कि जब 1858 का कानून लागू किया गया तो ये ब्रिटेन की संसद के द्वारा ब्रिटेन में ही आयोजित एक विशेष दरबार में लागू कर दिया गया था। तो आंसर गलत हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया इंडिया में आई, इलाहाबाद में एक बड़ा आयोजन हुआ, उस आयोजन में ये घोषणाओं को लागू किया गया। हालांकि उनका विरोध भी हुआ, क्योंकि उस टाइम पर भयंकर अकाल पड़ा हुआ था इलाहाबाद में, वेस्ट बंगाल में, ईस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा अकाल था, लोग मर रहे थे भूख से। लेकिन इन सबके बावजूद लॉर्ड कैनिंग ने बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया, लाखों करोड़ों अरबों रुपए उस पर खर्च किए गए और जनता के अंदर एक असंतोष की भावना को इसने पैदा किया। 7th देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में कौन सा जो कथन है वो आपका असत्य है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, बिल्कुल सही। अब जब 1857 में विरोध हो चुका था तो 1858 में कानून आया, तो उसमें आगे आप पॉजिटिव सुधार देखते चलोगे। 1861 में क्या हुआ भाई, पहली बार भारतीयों को भी शामिल किया गया कानून बनाने के लिए, तभी तो आप विद्रोह रोक पाओगे। अब इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया आरंभ की। इससे पहले क्या होता था, जो सारी की सारी पावर होती थी वो वायसराय के हाथ में होती थी। अब क्या किया गया भाई, एक व्यक्ति अगर शासन चलाएगा तो लोगों के अंदर असंतोष रहना स्वाभाविक है, तो क्या किया गया भाई, थोड़ा थोड़ा अधिकार सबको दो। तीसरा, इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की, जिसकी अवधि 1 वर्ष थी। ये गलत हो जाएगा। अध्यादेश
निकाल सकता है। उनको दी गई कि भाई पावर, अगर कोई कानून नहीं है किसी मसले पर तो उसको लेकर आप एक विशेष अध्यादेश निकालकर कानून बना सकते हो, बट इसकी जो अवधि होगी वो केवल और केवल 6 माह की होगी। ठीक है। इस अधिनियम ने कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब क्या होता था, एक व्यक्ति को एक मिनिस्ट्री दे दी गई। इंडिया में भी तो ऐसा ही है ना, जैसे अभी रक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह है। सड़क मंत्री कौन है, नितिन गडकरी है। तो ये क्या है, ये एक पोर्टफोलियो सिस्टम है। एक मंत्री को एक मिनिस्ट्री दे दी गई। उस टाइम पे इसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने कर दी थी और 1861 का जो कानून आया उसने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी आएगा। यही चीजें हैं इसमें। इसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को गैर सरकारी सदस्य के रूप में विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। तो फर्स्ट भारतीय जो कि काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनोनीत हुए, नॉमिनेट हुए, वो थे कौन, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। ठीक है, याद रखिएगा। अब इस एक्ट ने एक और चीजें अच्छी की, वो कि मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उनको उनकी शक्तियां वापस दे दी गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिसेंट्रलाइजेशन करना आपको पावर का, तो वापस उनको कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं। सुधार तो नहीं कहेंगे, अत्याचार ही था इंडियंस के ऊपर तो, बट सुधार के नाम पर पढ़ रहे हैं तो इसको देख लीजिएगा। मार्ले मिंटो सुधार इनको नाम दिया गया 1909 में। पहला, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। ये तो 100% सही हो गया। तीसरा, यह अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से माना जाता है, ये गलत है। मैंने बता दिया, मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद पर बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ये तो गलत है ना, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, 1892 में ये पावर दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ओनली बी इज द राइट आंसर। इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, क्योंकि विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो पहली बार मंजूरी मिली वो 1892 में मिली, परंतु बजट पर मतदान करने और पूरक प्रश्न पूछने की जो शक्ति थी वो आपको मिली 1909 में। बजट को लेकर जो भारतीय नेता थे वो बहस कर सकते थे, लेकिन कोई भी ना तो मतदान कर सकता था और ना ही कोई काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते थे अगर उनको किसी विषय पे डाउट है। तो इसकी जो मंजूरी दी गई वो कब दी गई, वो दी गई आपकी 1909 के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कि भाई अगर मुस्लिम बहुल एरिया है तो वहां पर केवल और केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे, हिंदू बहुल एरिया तो केवल और केवल हिंदू ही चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिम को वहां पर टिकट नहीं दिया जाएगा। सिंपल ये फंडा था। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ना कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि मार्ले क्या थे, भारतीय सचिव थे और लॉर्ड मिंटो क्या थे, भारत के वॉयसराय थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 फैक्ट ये भी पूछे जाते हैं। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है और सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में बात करते हैं। पहला, इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। ये तो बिल्कुल राइट है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर शुड बी सी। सी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया था ना, उसके द्वारा केंद्र में नहीं प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, देखिए 2 प्रकार के विषयों को डिवाइड कर दिया गया। एक तो थे हस्तांतरित विषय और एक थे आरक्षित विषय। आरक्षित विषय का मतलब क्या था, इनके ऊपर जो कानून बनाने की जो पावर थी वो वायसराय के पास थी, और जो हस्तांतरित विषय थे इनके ऊपर कानून बनाने की शक्ति जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको लेकर कानून बना सकता था। जो लोकल नेता थे, जैसे नाली बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, तालाब बनवाना, ये जो छोटे मोटे काम थे ये ट्रांसफर विषयों में शामिल किए गए। और जो
मेन पावर था, जैसे पैसा कहाँ कितना आएगा, पैसे का यूज कैसे करना है, पैसे के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, कोई आप वहां पर अध्यादेश लागू कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये जो सारे विषय थे ये रखे गए रिजर्व कैटेगरी में और इसको फुली पावर दी गई वायसराय को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें से ये यही बातें हैं, इसमें और कोई ज्यादा डिटेल की बातें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाँ इसमें ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तथा ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसको आज हम लोग यूपीएससी कहते हैं। तो यूपीएससी का गठन कौन से एक्ट में हुआ था? 1919 के एक्ट में। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था। इस अधिनियम द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया था, एम्बेसी का निर्माण किया गया वहां पर। और भारत शासन अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित, जिसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 में की गई थी। यह अधिनियम सन 1921 में लागू हुआ और 1937 तक भारत में रहा। ठीक है, आगे चलिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है, मतलब क्या क्या चीजें थी जो 1935 के कानून में हुई, चलिए देखते हैं। पहला, प्रांतीय स्वायत्ता, ठीक है। सेकंड, प्रांतों में द्वैध शासन, गलत। ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, या तो आप प्रांत में स्वायत्ता दे सकते हो या तो आप प्रांत में द्वैध शासन लागू कर सकते हो। एक ही चीज लागू करोगे, दोनों तो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, यहीं से आंसर आ जाएगा। मान लो दो हम लोगों ने गलत निकाल दिया तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 3 4 5। एलिमिनेशन मेथड देखो ऐसे काम आता है। आपको बस एक पॉइंट पता था, वो आपने गलत निकाल दिया, तो 1 3 4 5 यहां से आंसर आ जाएगा। 1935 के अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1935 के अधिनियम में प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था की लागू की गई थी उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्रीय विषय को आरक्षित और हस्तांतरित भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई क्योंकि प्रत्येक प्रांत में कार्यपालिका और विधानमंडल की स्थापना की गई थी। चलिए इसके बाद देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो ब्रिटिश सरकार के प्रांत और उन देशी रियासतें जो अपनी मर्जी से, यहां पर यूपीएससी कर ले क्या कर पूछ लेगी? अनिवार्य है, अनिवार्य तौर पर पूछ लेगी। तो अनिवार्यता नहीं थी, कोई बाउंडेशन नहीं थी, अपनी मर्जी से अगर कोई शामिल होना चाहता है ब्रिटिश शासन के प्रांतों में तो वो हो सकता था। यहीं से 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में होना था। जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय को दी गई, परंतु यह अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका था। तो 1935 में प्रावधान तो किया गया था लेकिन वो अस्तित्व में नहीं आ पाया था। ठीक है, चलिए। इस अधिनियम द्वारा संघ की राजधानी दिल्ली में एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो वो की गई सर आपका 1935 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, आरबीआई की स्थापना की गई इस एक्ट के माध्यम से, ये भी सही है। इस अधिनियम के द्वारा संघीय लोक सेवा के अतिरिक्त प्रांतीय लोक सेवा आयोग, राज्य जो आपका पीएससी होता है, इसकी स्थापना किसके माध्यम से की गई थी? ये अपना 1935 के माध्यम से की गई थी। और इसके अलावा 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी इसके माध्यम से की गई थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है के बारे में देखना है। पहला, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, राइट है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ठीक है, ये भी सही है। जो आज हमारे राष्ट्रपति को जो अध्यादेश की पावर मिली हुई है ये आपका 1935 में मेंशन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक लिखित संविधान का प्रावधान किया गया था, ये गलत हो जाएगा। लिखित संविधान का प्रस्ताव जो सबसे पहले किया गया था वो आपका क्रिप्स मिशन में किया गया था 1942 में। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो पहली बार उसने ये कहा कि अगर आप हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में मदद करते हो तो वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद हम आपको ये अथॉरिटी देंगे कि आप अपने लिए लिखित संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इस अधिनियम में बर्मा को अलग किया गया।
भारत में राष्ट्रपति को जो अध्यादेश है वो इसमें किया गया, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के बारे में कौन सा ट्रू है। ट्रू देखना है, इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, ठीक है। सेकंड, इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया, ये भी सही है। इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट जो आपका मताधिकार मिलता है, वोटिंग राइट मिलता, उसको आधार बनाकर संविधान सभा में सदस्यों को भेजा गया था। तो ये गलत है, क्योंकि जो पहली बार चुनाव हुए थे वो तो हुए थे 1951 में, उसमें यूनिवर्सल जो आपका वोटिंग राइट दिया गया था, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 अगर गलत हो जाता है आपका। 4 देखिए, यह एक बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल सही। कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, हिंदू महासभा भी थी, तो बहुत सारे दल थे जो इस संविधान सभा में शामिल थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 4, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव हुए थे वो हुए थे पहली बार 1951 में, ठीक है। तो संविधान सभा की रचना की जो प्रस्ताव रखा गया वो कैबिनेट मिशन 1946 में था। इसके चुनाव में सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था, इसलिए कई बार हमारे संविधान की आलोचना भी होती है कि हमारे संविधान को केवल जो चुनिंदा लोग थे, जो चुनिंदा पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ही इसको बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया, ठीक है। तो ये आरोप लगाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। उस टाइम की जो सिचुएशन थी, जो हालात थी, उसको लेकर अगर हम देखते तो ये फैसला बिल्कुल राइट था। इसमें और भी सारे जैसे कृषक प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी सभी इसमें शामिल थे। कौन सा फैक्ट गलत है, संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल सही। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, गलत थे। कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ये राइट है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा में सभी अनुनायों को पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया, ये भी आपका राइट है। बी इसका राइट गलत आंसर है, मतलब राइट आंसर होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। सचिदानंद जो सिन्हा थे उनको अस्थायी सदस्य बनाया गया था और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सदस्य बना दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 24 तिल्लियां हैं, ये भी सही है। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, ये तो गलत है सर, 3:2। ये तो खैर बच्चे को ही पता होगा। इसका आंसर 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 3:2 की है, ठीक। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फॉल्स है। फॉल्स के बारे में देखना है। 2 साल 11 महीने 18 दिन बचपन से रटते आए हैं, लगा है। भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित हुई। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ज्ञान को 26 जनवरी नहीं सर, 26 जनवरी नहीं, 24 जनवरी को ही अपना लिया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। संविधान सभा निर्माण संबंधी सर्वप्रथम विचार 1934 में किया गया था, बिल्कुल राइट है, ये ऑप्शन भी सही है। तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला प्रधान राष्ट्रपति चुना गया और उसी दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपना लिया गया था, ठीक है। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार वामपंथी दल के नेता M.N. राय के द्वारा रखा गया था। तो M.N. राय याद रखिएगा, M.N. राय के द्वारा रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, हमें देखना है। तो देखिए, जे.बी. कृपलानी तो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण संबंधी जो समिति थी उसमें थे, तो ये गलत हो जाएगा। सरदार पटेल ये भी नहीं थे, तो 1 और 2 नहीं थे। बाकी ये जो तीनों कैंडिडेट थे ये आपके संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लीजिएगा कि जे.बी. कृपलानी संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा संविधान प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर साहब थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मुल्ला सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी। ये आपको याद होने चाहिए, पीसीएस लेवल पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा हो और फिर भी पूछ सकता है, ठीक है। बी.एन. राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये यूपीएससी क्या करेगी, यहाँ पे लिख देगी डॉक्टर अंबेडकर राव जो थे वो संविधान सभा के न केवल रचयिता थे बल्कि संवैधानिक सलाहकार भी थे। तो गलत हो जाएगा,
संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। और इसके मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। KM मुंशी संविधान प्रारूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। कौन थे? KM मुंशी। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछता कि अंबेडकर कहां से निर्वाचित हुए थे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। अब इन्होंने कहा है कि सूची है, उसके बारे में आपको दिखाना है, बताना किससे रिलेट करती है। तो संचालन समिति से कौन रिलेट करता है? सीधी बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। तो एक का आपका आ जाएगा 4, तो 1 और 2 तो गलत हो गया, C और D। B का आपका आ जाएगा 3। प्रांतीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी। संघीय संविधान समिति किसके अंडर में आती थी आपकी? संघीय संविधान समिति शायद JB कृपलानी जी के अंडर में आती थी। और मूल अधिकार उप समिति आपकी आती थी सरदार पटेल के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल राइट है, ऐसा ही है। जो संघीय संघ समिति थी वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासतों से बात करने के लिए बनी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर दे देंगे वल्लभ भाई पटेल। आपको लगेगा कि भारत का जो एकीकरण था उसमें वल्लभ भाई पटेल ने इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी, तो इसलिए यहां पर हो सकता है, तो गलत हो जाएगा। यहां पर अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर। राष्ट्रीय ध्वज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका के संविधान में कौन सा एक समानता है? दोनों में एकल नागरिकता है। गलत है। अमेरिका में द्वि नागरिकता, स्टेट की अलग नागरिकता, सेंटर की अलग। दोनों में इकहरी न्यायपालिका पाई जाती है। ये भी गलत है। हमारे यहाँ पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। दोनों में संविधान में 3 अनुसूचियां है। ये भी गलत है। संविधान की व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, D इज द राइट आंसर। इसमें कोई डिटेल की बात नहीं है। भारत और ब्रिटिश संविधान में कौन सा कथन सत्य है? दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य तो यही है, दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है ना? संसदीय प्रणाली है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इसमें वास्तविक और नाम मात्र कार्यपालिका का प्रावधान है। नाम मात्र का मतलब जनता उनको चुनकर भेजती है और 5 साल के लिए फिक्स होता है। ऐसा कोई नहीं है कि घर की खेती है हमेशा वही रहेंगे, ऐसा नहीं है। संविधान कहां कहां से लिया गया है? तो इसमें देखते हैं, संवर्ती सूची आपकी कहां से ली गई है? संवर्ती सूची आपकी ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। संघानात्मक जो व्यवस्था वो कनाडा से। आपात जर्मनी से। मूल करते हुए आपके रशिया से। ठीक है, बस इतना ही है। एक आपका 4 हो जाएगा। ये देखिए, C इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको डिटेल पढ़ना तो इसमें ये भी और भी लिखी हुई है। संवर्ती ऑस्ट्रेलिया से। संघात्मक कनाडा से। आपात जर्मनी से। मूल आपके रूस से। संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से। गणतंत्रात्मक फ्रांस के संविधान से। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के सिद्धांत से। और आपके जो उद्देश्य का है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने टॉप 20 में से आपने अगर 16 से 17 क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने राइट किया है तो आप बिल्कुल सही मार्ग पे हो। आपका सिलेक्शन 101% होगा। प्री आप 101% क्वालिफाई करो, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद ही ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे सोल्व होंगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम लोग संविधान के अन्य पहलू जो हैं, जैसे प्रस्तावना है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं या क्या पूछ सकता है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।